दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, लेकर हाजिर हूँ अपना खुसूसी प्रोग्राम। और आज मैं एक बहुत ही ख़तरनाक विषय पर तबसरा करूँगा, ओपिनियन दूँगा, विवेचना करूँगा। ये मत समझिएगा कि इसमें आपका कहीं से कोई जुड़ाव नहीं है। दरअसल मैं आप ही की ज़िंदगी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, जो सीधे आप ही को बर्दाश्त करनी है। यह अलग बात है कि मैं जियोपॉलिटिक्स पर बात करूंगा, जियोपॉलिटिक्स के हालात पर बात करूंगा, मगर उससे कनेक्टेड है आपकी अपनी ज़िंदगी, आपका अपना भविष्य और आपकी अपनी कहानी। बने रहिएगा आखिर तक। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि हम पहले जंग की बात कर लेते हैं। तो जंग की सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के अंदर तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन में जो चल रहा है, यानी रशिया बिल्कुल इनके तमाम हथियारों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तमाम इनकी जितनी भी यूरोपियन यूनियन वहाँ पर भेज रही है, मगर उसके बाद भी यूरोपियन यूनियन फंडिंग भी कर रही है, पैसे भी दे रही है, लोग भी भेज रही हैं। और ये क्यों आखिरकार जेनोसाइड की स्थिति है। जेनोसाइड की स्थिति ये हालत है, करवाया जा रहा है कैसे कि ये एक अलग तरह का जेनोसाइड है। यानी यूक्रेनियन को ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है, उनको हथियार चलाने नहीं आते हैं, उनके शरीर बूढ़े हो चुके हैं, मगर उनको जंग में भेजा जाता है और मजबूर किया जाता है कि जाओ और मरो, और वो मारे जाते हैं। एक कैदी ने अभी खुलासा किया है कि मेरी बटालियन के 70% लोग जो है वो मारे गए, क्योंकि हमारे पास जो है वो फावला भी नहीं था खुदाई करने का, हमारे पास जो है हथियार भी नहीं थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं। और ये जो सूरत हाल थी कि हमारे पास जब हथियार भी पूरे नहीं थे तो हम लोगों को निश्चित रूप से मरना ही था। और जब कामिकाज़े ड्रोन आते थे तो हम उनसे छुपने के लिए हमारे पास खोद के कोई सुरंग बनाने के रास्ते भी नहीं थे और बच नहीं पाते थे, इसलिए हमारी 70% यूनिट ख़त्म हो गई। तो सूरत हाल ये है कि उनके पास हथियार नहीं है, औजार नहीं है, सिस्टम नहीं है, फिर भी उन्हें मरने के लिए भेजा। ये जेनोसाइड पूरी दुनिया को ख़त्म करने की, करवाने की साजिश चल रही है। क्या युद्ध बंद होने वाले हैं? मुझे नहीं लगता बंद होने वाले। इसके पीछे कौन है, क्यों है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। किसान सड़कों पर आ चुके हैं। किसान जो हैं यूरोपियन यूनियन में पूरे में, आप फ्रांस से लेके जर्मनी तक और तमाम ऑस्ट्रिया से लेके हर देश के अंदर जो है अपनी सड़कों पर आगे अपने ट्रैक्टर, अपने मवेशी लेकर जो है घूम रहे हैं। उनको अपनी ज़िंदगी, अपनी रोजी रोटी का खतरा हो गया। क्या सिर्फ यूरोप के किसानों की बर्बादी की तहरीर लिखी गई है या फिर पूरी दुनिया के साथ ये खेल खेला जाने वाला है? ज़रूर इसे सुनिएगा ध्यान से, नंबर तुम्हारा भी आने वाला है, तुमको भी बताऊँगा मैं। मगर पहले यूरोप की कहानी बता दूं कि ये क्या है, फूड कंट्रोल कैसे किया जाने वाला है, क्यों किया जाने वाला है, क्या चाहते हैं वो लोग, कौन है वो लोग जो दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, और क्यों ऐसी सूरत हाल में कि जब इजराइल आप देख रहे हैं कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, हमास लड़ रहा है, इनके तमाम हथियारों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मैक्सिमम इजराइल के मरकबा टैंकों को, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को नस्तो नाबूद कर चुका है और लगातार वीडियो जारी कर रहा है। मगर हमास के मारे जाने के वीडियो इजराइल, अमेरिका या उनके सहयोगी जारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लड़ नहीं, बेसिकली वो कैजुअलिटी उनकी इतनी है नहीं। मगर आम जनता को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। 30,000 लोगों के करीब जो है मारे जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा जेनोसाइड है। इसमें औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। क्या लगता है कि जब पता है कि ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी एक मुकदमा जाता है, कोर्ट के अंदर मुकदमा जाने के बाद यूरोपियन यूनियन और इजराइल के लोग मजाक उड़ाते हैं किस बात का कि अरे यार तुम मुकदमा लेके आ गए हो, तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, ये क्या बात होगी कि तुम ऐसा भी कोई मुकदमा लेके आ सकते हो। इस तरह हंसते हैं, मखौल उड़ाते हैं। यानी कि एक तरफ इंसानों का कत्लेआम, बच्चों का कत्लेआम किया जाता है। ये हमास को नहीं हरा पा रहे हैं, ना हरा पाएंगे, मगर जेनोसाइड जारी रखेंगे। ये समझना जरूरी है कि कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं और कहां-कहां जेनोसाइड की तैयारियां चल रही हैं, क्यों इन्हें पूरी इंसानियत को ख़त्म करना है और क्यों लोग इनके कब्जे में हैं, इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। ये सबूत भी आपको देता चलता हूं साथ में। बड़ी सीधी बात है, अमेरिका के अंदर जो लॉबी बैठी होती है, जिसे सीधी बात है ज़ायनिस्ट या यहूदी लॉबी कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों के मालिक है, तेल, सोना, गोल्ड, डायमंड, सारी चीज़ों पर, बैंकर्स, ब्याज, सब चीज़ों पर उनका आधिपत्य है। यूनाइटेड नेशन से लेके बैंकर्स तक सब उनके कब्जे में है। और अमेरिका के राष्ट्रपति को और वहाँ के गवर्नर्स को, जिसे वो चाहते हैं उसे जिताते हैं, जिसे वो चाहते हैं उसे हराते हैं। पैसा उन्हीं का होता है, फंडिंग उन्हीं की होती है, एक इंसान को पकड़ के लेके आते हैं। आपने देखा होगा
कभी भी कि जब कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन प्रेसिडेंटशिप सीट से हट जाता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती, वो एक कॉमन मैन हो जाता है। ये सूरत हाल है, क्योंकि वो जब तक उनकी नौकरी पर प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा है तब तक उसकी अहमियत है। जब वो नौकरी से प्रेसिडेंट की हट जाता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं बचती है, जबकि हर प्रेसिडेंट को साबित करना पड़ता है कि वो प्रो यहूदी है। ये काम ट्रंप ने भी किया, ये काम बराक हुसैन ओबामा, तथाकथित हुसैन ओबामा, जो लोगों को मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए बराक हुसैन ओबामा का नाम इस्तेमाल किया। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट सीट से नीचे गया तो उसने बताया मैं यहूदी हूँ और मैं बाकायदा यहूदियत को अख्तियार कर चुका हूँ। तो कैसा झटका लगा होगा, नहीं लगा होगा, वो अलग बात है। मगर एक बात है कि ये सिर्फ, मैं ये कहूँ कि वो सिर्फ फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता दुनिया बिक रही है पैसे के लिए, क्योंकि वो दो ऑप्शन देते हैं दुनिया के राजाओं को, दुनिया के राष्ट्रपतियों को, दुनिया के प्रधानमंत्रियों को। उनकी अपनी जनता, उनकी अपनी फौज, उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट में पैसे के बदले बिकने वाले लोग बहुत बैठे होते हैं और वो ऑप्शन दो देते हैं, या तो तुम पैसे दोगे या तुम मारे जाओगे, या तो पैसे लेके ऐश करो, नहीं तो दुनिया से निकल लो, हम इतने सक्षम हैं, हमने पूरी दुनिया में जाल बिछाया है। वो कितने अफ्रीकन प्रेसिडेंट्स को मार चुके हैं, कितने गल्फ के प्रेसिडेंट्स को मार चुके हैं, किंग्स को मार चुके हैं, वो आप जानते हैं, क्योंकि जो उनके खिलाफ जाता है या उनके निज़ाम के खिलाफ जाता है वो उसको मार देते हैं। पड़ोस में ही देख लीजिएगा, सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की क्या बात करें, इमरान का हाल देख के आपको पाकिस्तान के अंदर समझ में आ जाएगा कि धार्मिक तौर पर भी अगर जब तक राज खुले तो ठीक है, राज ना खुले, अगर कोई ज़रा सा बदल जाए तो वो उसका असर क्या करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान एक नज़ीर है कि वहाँ वो ज़िंदगी भर ये समझते रहे कि उनकी फ़ौज उनकी रक्षा के लिए है, उनकी फ़ौज उनकी हिफाजत करने के लिए है, जबकि आज उनके अपने ब्रिगेडियर, उनके अपने जर्नल जो देश छोड़ चुके हैं, जो दूसरे देशों में बैठ रहे हैं, वो अपने वीडियो प्रोग्राम और ब्लॉग करके कह रहे हैं कि हमने बड़ा धोखा खाया है, हमने एक ऐसी फ़ौज की खिदमत की है जो हमारी थी ही नहीं, यानी पाकिस्तान की थी ही नहीं, जो पाकिस्तान की महिलाओं के, बच्चों के और तमाम चीज़ों की पामालियाँ करती हैं, और वो जो है मतलब कंट्रोल करती है जानवरों, भेड़ बकरियों की तरह, जो है सिर्फ उनको कैदी रखने के लिए पाकिस्तानियों को वो फ़ौज है। ये बात तस्लीम करें, दुनिया के लिए पाकिस्तान के केस ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये सब कुछ चलता क्या है, ये सब कुछ होता क्या है, कौन है जो इनको कंट्रोल करता है, कौन है जो अभी अपनी बहू, बेटियों, बच्चों और अपनी ही कौम, अपनी ही जनता, अपने ही लोगों को कत्लेआम कर सकते हैं, जेनोसाइड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी नज़ीर दुनिया के सामने ये भांडा फोड़ने के लिए काफ़ी है कि कंट्रोल सिस्टम कहीं और से ऑपरेट होता है, जनता कुछ नहीं कर पाती। चाहकर 99% जनता पाकिस्तान की चाहती है कि इमरान को लाए, वो नहीं ला सकती, किसी कीमत पे नहीं ला। ये है लोकतंत्र की हकीकत, ये है जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, मगर आप लोग समझोगे नहीं। मैं जानता हूँ, मैं ये प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊँ, मैं ये प्रोग्राम इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ कि आप समझोगे, मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ। मैं ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि दलील रहे, ताकि सबूत रहे, ताकि सनद रहे, किसी ने कुछ बताया था, ताकि कभी अगर कोई दूसरी दुनिया में तुमसे सवाल जवाब हो तो तुम ये ना कह सको कि तुम्हें पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अब नहीं है, उनके षड्यंत्र क्या है वो बताता हूँ आप लोगों को। मीडियाबाजी, फलाबाजी, धिकाबाजी में लग रहा होगा कि बाइडन जीत के आने वाला है या फिर ट्रंप वापस आ जाएगा। मुझे कुछ ऐसा इनपुट मिल रहा है कि शायद ये किसी एक महिला का चुनाव कर चुके हैं और वो महिला जो है प्रेसिडेंट हो सकती है अमेरिका की, और वो अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बनती है तो मान लीजिएगा कि 2027 तक दुनिया में इतना जेनोसाइड होगा कि इंसानी नस्ल चीख पड़ेगी। और ये सिर्फ अमेरिका से लेके पूरे यूरोप तक भी होगा, एशिया तक भी फैलेगा, कहाँ कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो चल रहा है वो किसानों को कब्जे में करना, फूड को अपने कंट्रोल में करना, लोगों को चिप फिट कर देना, कंप्यूटराइज करना और सिर्फ रडार में लाना, वही जो एक उनका ख्याल है, एक धार्मिक ख्याल है उनका। 20-30 लोगों का वो लोग एक परिवार हैं और उनमें हालांकि हज़ारों लोग हैं, मगर वही पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। और
क्योंकि सुपर पावर्स उनके कंट्रोल्स में है, फाइनेंस उनके कंट्रोल्स में है और दुनिया पैसे के सामने आके बिक जाती है। मैं नहीं कहता, मगर वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर और जनरल कह रहे हैं दूर बैठ के कि ये लोग डॉलर लेते हैं और पैसे लेते हैं और हमारी कौम और हमारे देश को बेच देते हैं। तो ये हकीकत है, ये सिर्फ एक देश की हकीकत नहीं है, गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ऑप्शन वो लोग दो ही देते हैं, ये तो पैसे लेके ऐश करो या फिर मार दिए जाओगे, और वो मारने के सबूत पेश करते हैं। किसी का जहाज़ क्रैश हो जाता है, किसी का डॉट क्रैश हो जाता है, किसी का डॉट क्रैश हो जाता है। ये सब चीज़ें समझ सकते हैं वो आप लोग के क्या क्या होता है। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि बिटवीन द लाइन भी बहुत कुछ कहना पड़ता है। वो समझना ना समझना तो आप सीधी नहीं समझते, बिटवीन द लाइन क्या खाक समझोगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि अब जो तैयारी है वो ये है कि पूरी दुनिया में हाईटेक होने के बाद 6th और 7th जनरेशन में एंटर करने के बाद, जो कि इस युद्ध में देखा जा चुका है, पुराने हथियार, पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम सब खत्म हो गए हैं। लोगों को गांव देहात तक वापस पहुंचाना है, शहरी निज़ाम को ख़त्म करना है, लोकतंत्र की चिड़िया को उड़ा देना है और सब कुछ एक ही कंट्रोल में लाना है। फिर ए टीम जीते या बी टीम जीते, वो जीतने के बाद जितने जितने हिस्सेदारी में दुनिया को बांटा जाएगा वहाँ उन्हें चाहिए, क्योंकि सबकी एक मिनिमम गारंटी होगी जिसे विकसित देश में होती है, यानी खाना आपको मिलेगा ही मिलेगा, रोटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, काम आपको बता दिया जाएगा क्या करना है। अगर आप लोग खुद मुख्तार रहेंगे, आपके पास सारे अधिकार रहेंगे, तो फिर आप वो सब नहीं कर पाएंगे जो वो करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो तैयारी इस बात की कर रहे हैं कि आपको सिर्फ एक कमांड को फॉलो करना है, राइट मुड़ तो राइट मुड़, लेफ्ट मुड़ तो लेफ्ट मुड़। और पूरी दुनिया पर इतना कंट्रोल कायम करने के बाद किसी धार्मिक को, जिसे आप दज्जाल कहते हो या एंटी क्राइस्ट कहते हो या फिर कोई और नाम भी कई किताबों में लिया जाता होगा, जो दुनिया के खात्मे के नज़दीक आने वाला है, उसके स्वागत की तैयारी में उनका पूरा यकीन है कि हम उनके स्वागत की तैयारी में सब कुछ कर रहे हैं। खाने तक को हमें कंट्रोल करना है, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पैसे, फाइनेंस, सब कुछ तो कंट्रोल कर लिया गया है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आपके हाथ में खाली होता है एक इलेक्ट्रॉनिक गजट होता है, और आप समझते हैं आप अरबपति हैं, आप करोड़पति हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक गजट 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाए तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि दुनिया में किधर जाओ, ये समझ नहीं आएगा कि दुनिया में अब तुम्हारा करना क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय गिनती के डाटा जो वर्चुअली तुम्हें दिखाई देते हैं, वो बचा है। ये ख़तरे तुम लोग सोच के देखना कि चौराहे पे या देश में या घर में जहाँ भी तुम खड़े हो, कहाँ खड़े रह जाओगे। वो एक निज़ाम उस तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। किसानों को, जिनके पास ज़मीनें होती हैं, जो पैदावार करते हैं, उनको कैसे मात दी जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी देश के अंदर ये मल्टीनेशनल कंपनियां जब एंटर करती हैं तो वहाँ की मैक्सिमम कंपनियों को या तो ख़रीद लेती हैं, और जो बचती हैं उन्हें इतना ऑफ़र दे के इतना सस्ता माल बेचती है कि प्रोडक्शन से वो आधा रह जाता है, और 2 या 3-4 साल के अंदर उसको उन कंपनियों का ताला बंद हो जाता है, बिक जाती है, या वो इनको बेच के चले जाते हैं या बंद हो जाती हैं। ये अपना कॉम्पिटिटर बाज़ार में नहीं छोड़ते। 2 कंपनियाँ एक ही देश की होती हैं, 2 कंपनियाँ ही पूरी दुनिया देश को हैंडल करती हैं। नाम आप जान सकते हैं क्या क्या है, कंपेयर करके देख लीजिएगा। फिर सब इन्हीं के प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए दुनिया सब इनकी पूरे देश इनके गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास नौकरियां बचती हैं। अभी किसान के पास ये चीज़ें बची हैं कि वो पैदा करता है, अपनी मर्ज़ी से अपने माल को बेचता है, बहुत कुछ वो कंट्रोल कर सकता है, वो बिना पैसे की भी ज़िंदगी जी सकता है। इसलिए उसकी ज़मीनों को भी लेना ज़रूरी है। उन्हें इस प्रोफेशन से हटाना है, मगर सिक्योरिटी देने के बाद हटाना है। यानी कि वो समझेंगे कि मैं बाज़ारी कंपटीशन में बचने के बजाय इस स्थिति में क्यों ना आ जाऊं कि मैं जो खेत में उगाता हूं, मुझे एक लमसम एक चीज़ मेरी तय कर दी जाए कि इतना पैसा तुमको मिलेगा, माल हमारा, बीज हमारा, तेल हमारा, खाद हमारा, आप ले जाएं, बात ख़त्म करें। उस स्थिति में वो तब आएगा जब उसे बाज़ार में कंपटीशन दिया जाएगा। यूक्रेन का युद्ध और जेनोसाइड इससे बहुत कनेक्टेड है। वो एक व्हीट बॉल, यानी कि ग्रेन बॉल उसको कहा जाता है,
वो मतलब ब्रेड बॉल जो है, यानी गेहूं और अनाज पैदा करने वाला वो देश, जहां के लोग फौज में शामिल होने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जहाँ के लोग भाग चुके हैं, फिर भी पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती उनको मरवाया जा रहा है। जीतने के कोई चांस नहीं है, अमेरिका खुद आ जाए तो भी जीत नहीं सकता, मगर फिर भी लड़ाए जा रहे हैं। क्या जेलेंस्की बेवकूफ़ है? क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं जो फौज में जाना नहीं चाहते और लड़ना चाहते हैं? मगर ये सब कुछ जानते हुए भी क्या वो एक आदमी जो ड्रामेबाज है, नचनिया है, भांड है, जिसका नाम जेलेंस्की है, जिसे बड़ा सीरियस, वो भांड है, लिटरली भांड है, भांडगिरी के पैसे खाता रहा है नाचने वाला, उस भांड के हुक्म को उसके देश के लोग फॉलो कर रहे हैं। वो चाहकर उसे हटा नहीं सकते, वो उन्हें मौत के घाट उतरवा रहा है। उनके बूढ़ों को, बच्चों को पकड़कर हथियार देता है, उनको चलाने नहीं आते, जाके मरते हैं और मारे जा रहे हैं। ये है लोकतंत्र ही कहलाता था यूक्रेन, कहला रहा है आज तक यूक्रेन। मगर क्या वो लोकतंत्र है जहां वो एक ड्रामेबाज भांड को हटा नहीं सकते, अपने लोगों को बचा नहीं सकते, किसी समझौते पे पहुंच नहीं सकते, जबकि लगातार रूस उसे कब्जाता जा रहा है। मगर चूंकि उस ज़मीन पे से ग्रेन को, अनाज को तो पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचने देना है, और जो लूटना है, जैसे गल्फ से तेल लूटकर जो है दुनिया में तेल पे कंट्रोल करने की कवायद की गई थी, इसी तरह वहाँ से उनके गोदाम लूटे जा रहे हैं। और यूरोप की मंडी में किसानों की लागत से भी आधी कीमत पर माल बेचा जा रहा है, ताकि किसान बर्बाद हो जाएं और वो उस समझौते पर आ जाएं कि भाई साहब अपना बीज दे दो, अपना माल दे दो, आप मालिक हो जाओगे, बाबूजी साहब हो जाओगे, और हम तुम्हारे मजदूर होंगे। बल्कि ज़मीन हमारे बाप की थी, ज़मीनें हमारी थी, पैदा हम करते थे, देश और अपनी ज़िंदगी हम चलाते थे। मगर अब वो सेठ जी चलाएंगे और सेठ जियों के हाथ इन्हें बेचना पड़ेगा, उनकी जूतियां उठाकर अपने सर पे घूमेंगे। इनको मजबूर किया जा रहा है क्योंकि उनके खाने की रोटी नहीं होगी। आपको इतनी पाबंदियां, यानी मार्केट में माल उतार दिया गया, मार्केट में किसानों की लागत से आधी कीमत पे बाजार में माल बिक रहा है, तो किसानों को मजबूरन अपनी ज़मीनें देनी पड़ेंगी और उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। यानी कि एग्रीमेंट करने के बाद फूड का पूरा कंट्रोल कंपनियों के पास चला जाएगा, और कंपनियों के पास जब होगा तो फिर वो जिसे चाहे खाना देंगे, जिसे चाहे वो नहीं देंगे। दुनिया के निज़ाम में वो दो राहें एक साथ लेके चल रहे हैं, यानी कि तमाम निज़ाम, फाइनेंस और ये सब कुछ वो अपने कंट्रोल में कर लें, और कंट्रोल में करने के बाद दुनिया को ये मान्यता है कई धर्मों की कि वो जिसे चाहे खाना देंगे, जिसे चाहे नहीं देंगे। अगर कोई एंटी क्राइस्ट या दज्जाल को खुदा नहीं मानेगा तो मना कर देंगे कि चल तुझे खाना नहीं मिलेगा, और खाना तभी मिलेगा कि तुम हमारी जो रैयत है, जो बंदगी है, उसे कबूल करो तो मिलेगा। ये उस सोच के तहत, तलमूद के तहत, अपनी किताब के तहत जो है पूरी दुनिया पर काबिज होते जा रहे हैं। जनता क्या होती है? पाकिस्तान की एक नज़ीर पेश कर चुका हूँ, अब अपने बारे में सोचें। जनता कुछ होती ही नहीं, जनता कुछ कर सकती ही नहीं, क्योंकि जनता जितनी ज़्यादा लिबरल होती जाती है, जितनी ज़्यादा विचारिक टकराव होता जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो कुछ होता चला जाता है, इतने ज़्यादा विचारों के टकराव पैदा कर दिए जाते हैं कि सब दानों की तरह बिखर जाते हैं। और जब ये बिखर जाएंगे तो ये कभी एक तरह का सोच नहीं पाएंगे, एक मिशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक ऐसा नशा दिया गया, आपको एक ऐसी चिड़िया दी गई फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, जिससे आप इतने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोले कि इसमें इतनी तलखियाँ पैदा हो गई कि अब तुम इकट्ठे नहीं हो सकते। अफीम के या किसी दूसरी चीज़ के, चरसी की या किसी नशेड़ी की तरह आपको ये नशा इतना लग चुका है कि आप तस्लीम ही नहीं कर सकते, जबकि किसी नशे वाले को पता होता है कि ये तेरी किडनी ख़राब करेगा, तुझे मौत के नज़दीक ले जाएगा, तुझे बर्बाद कर देगा, काम नहीं करने देगा, मगर नशा नहीं छोड़ पाता। इसी तरह तुम भी इस लोकतंत्र के नशे को नहीं छोड़ पाओगे। ये तुम्हारी नशों में भर दिया गया है, और इसी के बदले में तुम्हारी सारी चीज़ें ले ली जाएंगी, और तुम कैदी हो चुके होंगे और तुमको नहीं पता होगा कि तुम कैदी हो। अमेरिका में या दुनिया में इस बार 24 के इलेक्शन में बहुत कम लोग होंगे जो वोट डालने के लिए निकलेंगे, यानी कम, सिर्फ जो बुद्धिजीवी हैं वो वोट डालने बहुत कम जाएंगे। जो एक भीड़ है वो एक बहुत वो ज़रूर जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि तुम्हारे वोट से सत्ताएं पलटती हैं।
तुम्हारे वोट की सत्ताएं पलटने न पलटने का निज़ाम तब तक चलता है जब तक उनके अपने इच्छाओं के अनुरूप होता है। जब नहीं होता है तो वो उसका इमरान खान बना देते हैं, तो वो उसका कद्दाफ़ी बना देते हैं, तब वो उसका सद्दाम बना देते हैं। ये सारी चीज़ें बनती हुई आप देख चुके हैं। अफ्रीका में कितने प्रेसिडेंट बदले जाते हैं, मारे जाते हैं। ज़रा इतिहास पढ़ के देखो कौन क्यों मारता है उनको। तुम्हारे अपने बीच में से तुम्हारे अपने ही लोग होते हैं, तुम आपस में ही लड़ते हो, एक दूसरे का जेनोसाइड करते हो। गाज़ा इस बात का गवाह है कि उस पर जश्न मना रहे हैं। लोगों को मारा जा रहा है, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, आम लोगों का इरादतन कैंपों पर, शरणार्थी कैंपों पर हमले किए जाते हैं। लोग जश्न मनाते हैं, मीडिया जश्न मनाता है। तुम कितने बेरहम हो चुके हो ये तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। जबकि हमास ज़मीन के नीचे है, वो ज़मीन के नीचे से आता है और आके हमले करता है, इनको मारता है। इनकी बटालियनें भाग रही हैं, वो खाली कर रही हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। शाने हैं, अक्ल रखते हैं, अक्ल वाला ज़्यादा नहीं लड़ पाता है, मूर्ख ही ज़्यादा लड़ पाता है। वो इस लड़ाई में ठहर नहीं पा रहे, मगर हुक्म मानना उनकी मजबूरी है। इजराइल कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े थिंकर रहते हैं, बड़े प्लान करते हैं, बड़े ताकतवर रहते हैं, बिल्कुल नहीं है। वो भी मोहरे हैं उन परिवारों के जो दुनिया पर अपना कब्जा रखते हैं। उनको सबको लग रहा है इजराइलियों को कि हम जो है मसाहा आएगा और हम उसके स्वागत के लिए जो है तैयार बैठे हैं, और हम बस वक्त आ गया है, वो पीली गायें जो हैं अब हम उसको ज़िबा कर देंगे, दुनिया पे हमारा राज हो जाएगा और बस अब ये सब होने। ये सब जो कुछ भी ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं, ये उनका भी कत्लेआम हो रहा है। इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। साउथ गाज़ा जो है वो माफ़ करना, नॉर्थ इजराइल वो खाली कर चुके हैं, वहाँ से यरूशलेम में आके रह रहे हैं। चारों तरफ से जो संगठन कभी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलते थे, वो अब चीन और रूस के इशारों पर चल रहे हैं और यरूशलेम को घेर रहे हैं। ये सही बात है कि जेनोसाइड रुकने वाला नहीं है। ये जेनोसाइड अमेरिका से लेके और यूरोप तक होगा, क्योंकि ये जेनोसाइड एशिया में एंटर करेगा, अफ्रीका तक जाएगा, लोगों से मरवाया जाएगा। ये पूरी तैयारी वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पॉपुलेशन को कम करना है, ज़्यादा भार नहीं रखना है, उनको फूड को कंट्रोल करना है, अपने हाथ में रखना है, अपने मसाहा को हवाले करना है, स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सारे निज़ाम को सैकड़ों बरसों में प्लान करके एक एक कदम पर एग्जीक्यूट किया गया है। सडनली कुछ भी नहीं हो रहा है। वो एक अलग बात है कि एक इंसान है जो लड़ रहा है और उसके कुछ दोस्त हैं जो कम से कम ऐसे अधर्मियों के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं कि ये ना होने दें, मगर ये अपनी आखिरी सांस तक इसी राह पर जाएंगे। लोगों को मरवाएंगे, मासूम बच्चों का कत्ल करवाएंगे, लोगों के घर जलवाएंगे, तबाही मचवाएंगे और सब मारे जाएंगे। मेरी बात को तुम हवा में उड़ा दोगे, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम अकल से खारिज हो चुके हो और तुम उन्हीं की बातों पर कैप्चर्ड हो, उन्हीं की बातें मानते हो। 15 साल से तुम देखते आए हो कि मैं तुम्हें जो बताता हूं, तारीख देता हूं, वो होता है, मगर तुम मुझे नहीं सुन सकते क्योंकि तुम गुलाम हो, मानसिक रोगी हो। तुमको लगता है तुम इंसान हो, तुम रोबोट हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत से यार दोस्त मशवरा मुझे देते हैं, यार आपके भी बोपड़े कम आते हैं, लोग बड़े आपको कम देखते हैं और जो है आप लोगों को धमकाते हो इसलिए वो देखना नहीं चाहते। अरे मत देखो, मैं क्या करूँगा, मैं तो सिर्फ इसलिए प्रोग्राम कर रहा हूँ कि ताकि सनद रहे, दलील रहे। तुम खुदा के यहाँ पे जाओ तो तुम जाके ये ना कहो कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं था। तुम्हें देखना न देखना, मैं तुम्हारे पास दावतनामा लेके नहीं आता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, मैं तुमसे पैसे कमाता हूँ क्या? नहीं चाहिए तुम्हारी पॉपुलैरिटी, तुम्हारी सम्मान तुम्हारे अपने पास रखो। मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में जेनोसाइड, एक महिला को अमेरिका में लाने की तैयारी हो चुकी है। वह महिला आएगी तो पूरी दुनिया में और ज़्यादा जेनोसाइड होंगे और ये पूरी दुनिया के किसानों को बर्बाद करने की, उनकी ज़मीनें छीनने की, उनके अनाज और गेहूँ और सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने की, आपकी करेंसी पे कंट्रोल करने की तैयारियाँ चल रही हैं, चलती रहेंगी। तुम्हारे राजे, तुम्हारे मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मौत से डरते हैं, पैसे से बिकते हैं। तुम लोगों को ऐसी तरफ लेके जाते हैं
जहाँ तुम सिर्फ तबाही हो, और तबाही से वो बहुत पैसा कमाते हैं। यानी जिन देशों को वो ज़बरदस्ती हथियार बेच रहे हैं, यूक्रेन जैसे देश को हथियार ज़बरदस्ती दे रहे हैं, उनके लोगों को मरवा रहे हैं और उसके बदले में वहाँ से अनाज उठा रहे हैं लीगली, और वो अनाज से पूरे अपने ही यूरोप के जिनके वो मुहाफिज बने बैठे हैं, जो कहते हैं तुम्हारा हिफाजत हम करेंगे, उनके बाज़ारों में सस्ता अनाज बेच रहे हैं, सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। यानी कि उनकी मजबूरियाँ पैदा की जा रही हैं, तुम्हारी ज़मीन तुम्हें छोड़नी होगी, तुम्हें अपनी ज़मीनों में फावला लेकर हमारी नौकरी करनी होगी, ये तुम्हारी ज़मीनें हम ऐसे ले लेंगे और ली जाएंगी। क्योंकि दुनिया ऐसी बातों को न सुनने के लिए तैयार होगी, न समझने के लिए तैयार होगी। ये संभावनाएं बता रहा हूं मैं जो कुछ आगे होने जा रहा है। हमास को ये 2027 तक भी लड़े तो नहीं हरा सकते, ये बात ये जानते हैं, मगर जेनोसाइड जारी रखना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में पूरे में जेनोसाइड फैल जाए, लोग मारे जाएं, कत्लेआम होता रहे, इनके हथियार बिकते रहे, इनके कारोबार चलते रहे, ये सब कुछ चलता रहेगा, अभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लोग उस तरफ, जब तक आम जनता एक मुश्त होकर इंसाफ को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जनता का। हर इंसान इंसाफ की आवाज़ उठाना चाहता है, मगर अपने लिए इंसाफ की। वो दूसरों के लिए इंसाफ की बात नहीं करता। जब दूसरों का जेनोसाइड होता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है, और अपने पर जब आती है तो अपने लिए इंसाफ मांगता है। तो इसका मतलब तुम इंसाफ मांगते ही नहीं, क्योंकि इंसाफ सब के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। अगर किसी एक के लिए बुरा होता है और एक के लिए इंसाफ होता है तो इसी को नाइंसाफ़ी कहा जाता है। और अगर तुम नाइंसाफ़ी का साथ देते हो तो तुम इंसान हो कहाँ, तुम धार्मिक हो कहाँ, तुम ईश्वर भगवान अल्लाह वाले हो कहाँ, नौटंकी हो, तुम भी क्रूर हो, जालिम हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे निज़ाम के जो कंट्रोल हैं, क्या तुम में उसमें आंख मिलाने की ताकत आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि तुम हो ही नहीं। स्वार्थी हो, लालची हो, बेईमान हो। तुम ही को कह रहा हूं, सबको गिरेबान में झांकना, बेईमान हो तुम लोग। गालियां दोगे अभी मुझे देना, क्या फर्क पड़ता है। जो अभी होने जा रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। निज़ाम आप पड़ोस में पाकिस्तान में देख रहे हैं, उनकी जनता कुछ नहीं उखाड़ पा रही है। इसी तरह यूरोप में, पूरे यूरोप को ही अपने कब्जे में करने जा रहे हैं, और यूरोप के लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। भेड़ बकरी वो बन चुके हैं। बहुत बुरे दिन यूरोप के आने वाले हैं। ये जो अभी इजराइल का सपना, ग्रेटर इजराइल की बातें आपको बताई गई थी, सब बकवास थी। उन्हें ग्रेटर इजराइल नहीं, जहाँ से वो ब्रिटेन और अमेरिका से कंट्रोल करते हैं, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इजराइल तो आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत जल्दी यहाँ से इलाका छोड़ के भाग जाएंगे आम जनता, मगर उनको ज़बरदस्ती कुछ यहूदियों को, कुछ इधर उधर से नकली यहूदी पकड़ के इन्होंने ला रखे, उनको यहाँ मरने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक इस लड़ाई को भी लंबा खींचने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो चल रही है, जो चलती रहेगी। यानी तमाम युद्धों से, लाशों से, हर बार कफन से पैसा कमाने वाले लोग पैसा कमाते रहे हैं और आगे भी कमाते रहेंगे, क्योंकि इंसानों में बेदारी नहीं है। अगले प्रोग्रामों में धीरे धीरे करके इनकी डिटेल भी दूंगा, कितना नुकसान किसानों का होने जा रहा है, कैसे इनकी ज़मीनें छीने जाएंगी, कैसे एक एक रुपए का हिसाब अगले प्रोग्राम में आपको दूंगा। ये प्रोग्राम लंबा हो गया, फिलहाल इजाज़त दीजिए, गाली देनी है वो भी दीजिए। खुदा हाफिज़।